नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बैंकों के विलय के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रही बैंकों में हड़ताल। गाजियाबाद में बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन, निकाली जागरूकता रैली। स्टंट करते हुए वीडियो बनाना, 2 लड़कियों को पड़ गया भारी। ट्रैफिक पुलिस ने भेजा 11,000 रुपए का चालान। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय और एसएसपी ऑफिस पर कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। रोड रेज के मामूली विवाद पर 2 लोगों की चाकू गोदकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, गाजियाबाद से भी उठी सख्त कार्रवाई की मांग। सर कलम करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य। आज फिर हम 2-3 मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पहले की तरह प्रधान संपादक सलामत मियां जी है। पहले तो उनसे जानेंगे, सर आखिर इतने दिन कहाँ थे? एक्चुअल में भट्टाचार्य जी, आप चाहते नहीं थे कि शायद मैं आके स्टूडियो में बैठूं और बात करूं, लेकिन आज आपकी बड़ा शुक्रिया है कि आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया है कि मैं अपने दर्शकों से रूबरू हूं। इसके लिए शुक्रिया। मैं तो आप ही के बीच था, आप ही मुझे लिफ्ट नहीं मार रहे थे। हम लोग आप लोगों के बीच थे। ये सही है कि हम कैमरे के माध्यम से नहीं थे, लेकिन अखबार के माध्यम से थे। अब फिर हमने कैमरे के माध्यम से आप लोगों की समस्या, शिकायत और अपनी राय आप लोगों तक ले जाएंगे। मुझे लगता है भट्टाचार्य, जैसे कि कोरोना को लेके फिर दोबारा से 22 मार्च आ रहा है। आप भी कोरोना टाइम पे हम लोग लेके आए थे, तो आप भी कहीं उस तरह वापस लौट रहे हैं। जी हाँ, आपको शायद याद होगा, ये वही मार्च महीना है 2020 का, जब हम आपसे रूबरू हुए थे। एक बार फिर हम इन्हीं मुद्दों को, आपके मुद्दों को लेकर आपके पास आएंगे, आपसे शेयर करेंगे, आपकी राय जानेंगे। आप भी देखते रहिए युग करवट लगातार यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे बंगाल चुनाव पर। 33 साल कोई मामूली समय नहीं होता। 33 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी अपने राजनीतिक कैरियर में सबसे कठिन मुकाबला कर रही है। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज 3 बड़े नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में चुनाव प्रचार कर। सर, ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी जो है ममता बनर्जी को एकदम चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर उतर गई है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि दीदी को घेर तो लिया है, और घेरने के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि दीदी को डरा भी दिया है। अब दीदी डर भी रही हैं वैसे, और जिस तरह ये हमले की बात आई थी, एक इशूज़ बन गया था। हालांकि इसमें रिपोर्ट्स ये आई है कि वह हादसा था और कोई उन पर हमला नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जब आ गई हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं दीदी डर गई थी। और दीदी ने भी हो सकता है कुछ इस तरह से किया हो कि शायद कोई सहानुभूति मिल जाए, तो दीदी को घेर तो लिया है। अब देखिए, वो तो बाकी मतदाताओं के हाथ में है कि वो कितना घेरती हैं या बीजेपी कितनी सफल होती है। लेकिन सर, दीदी जो कह रही है कि वो शेरनी है, वो जल्द ही डरने वाली नहीं है, और इन जितने भी बीजेपी के लोग यहाँ पर आकर प्रचार करेंगे, लेकिन बंगाल की जनता उन्हें ही सत्ता सौंपेगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपने ये बात सही कही है, और दीदी के बात में कहीं ना कहीं दम है, देखिए। और मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर बीजेपी वहाँ अच्छा प्रदर्शन भी करती है तो ये भी एक बीजेपी के लिए सफलता से कम नहीं होगा, क्योंकि लगातार वहाँ कभी भी उस साइड में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं रहा है। अब जिस तरह से उनके रोड शो में, माननीय गृह मंत्री के रोड शो में भीड़ उमड़ी है, जेपी नड्डा साहब के उसमें काफ़ी लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ वहाँ बनाने में कामयाब तो हो रही है। अब लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहेगा ये तो समय बता पाएगा। जी हाँ, चुनाव बंगाल में 27 मार्च से हो रहा है। इस बार बंगाल में चुनाव 8 चरणों में है। बहुत ही सख्त मुकाबला है। नतीजे 2 मई को आएंगे। क्या जो बंगाल के चुनाव है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पे कोई असर पड़ेगा? क्या आपको लग रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो स्टेट लेवल के चुनाव होते हैं उनका कहीं राष्ट्रीय उस पर राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ता है। कि मैसेज ज़रूर जाता है कि भाई हम फला राज्य भी जीत आए जहाँ हमारा बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैसेज इसलिए नहीं आ सकता। देखिए कि स्टेट के चुनाव एक अलग होते हैं और सेंटर के चुनाव भी अलग होते हैं।
हम मैसेज दे सकते हैं, बट उस पर कोई राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति पे कोई असर डालेंगे चुनाव, मैं नहीं मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि लोग जो होता है कि देखिए बहुत सी जगह क्या हुआ है कि जैसे आदमी कहता है कि हम छोटा वोट तो दूसरे दल को देते हैं और बड़ा वोट बीजेपी को जाता है। यही हाल 2014 में भी हुआ और 2019 में भी हुआ। कई स्टेट्स में चुनाव हुए जहाँ पे बीजेपी को हार मिली और सेंटर में जीत मिली है। तो स्टेट के उसके चुनाव में मैं समझता हूँ कोई आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, बट एक मैसेज ज़रूर जाता है कि फला जीत भी हमने जीत ली है। अब जहाँ पे बीजेपी का कभी खाता नहीं खुलता है, अगर मैं समझता हूँ वहाँ बीजेपी अच्छी फाइट करके अच्छी पोजीशन में आ सकती है। अब चुनाव जीत सकती है, भी कुछ कह नहीं सकते, जीतना हारना तो मतदाताओं के हाथ में। बट अगर वो जिस तरह से आज वो फाइट कर रही है तो मुझे लगता है ये फाइट भी कभी नहीं देखी गई। एक माहौल बनाने में बीजेपी बड़ी कामयाब हो गई है। जी हाँ, एक माहौल बनाने में बीजेपी कामयाब होती दिख रही है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी कह रही है कि बंगाल में परिवर्तन लाना है, वहीं उल्टे ममता बनर्जी कह रही है परिवर्तन तो होगा लेकिन बंगाल में नहीं, दिल्ली में। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो देखिए बड़ी छोटे मुंह बड़ी वाली बात हो जाएगी। अभी ऐसा तो नहीं, दिल्ली के चुनाव में बहुत टाइम है, ऐसा वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। 24 में है सर? हाँ, 24 में है ना, अभी टाइम है वहाँ, तो 4 साल चुनाव में है अभी तो दिल्ली में तो। और मैं नहीं मानता कि वहाँ परिवर्तन वाली बात कोई दिल्ली बंगाल से चलेगी जो शायद दिल्ली तक आएगी। हाँ, लेकिन सवाल इसमें वो नहीं है। सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी में वही कहना है कि बीजेपी अगर बंगाल में अपनी मजबूत पकड़ बनाती है तो ये जो गैर भाजपाई दल हैं उनके लिए सही संकेत नहीं है। जी हाँ, गैर भाजपाई दलों के लिए कोई संकेत नहीं है। ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है लेकिन मीडिया की कवरेज को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सर, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है लेकिन मीडिया सिर्फ बंगाल के चुनाव में फोकस हो रहा है। कई सोशल मीडिया पे इस पर सवाल भी उठा है। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि दीदी ने जिस तरह से चुनाव में दिल्ली को कई बार ललकारा, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो या किसी और चीज़ का हो, वो हमेशा उन्होंने वो चीज़ें सेंटर की नहीं वहाँ पे लागू की हैं अपने यहाँ। और बड़ी विधानसभा वाला एक राज्य है और दीदी सबसे अलग होकर चली। कई घटनाएं वहाँ हुई हैं जिसमें दीदी ने जो है बीजेपी के लोगों को बहुत कहा कि उन पर हमले कराए, 50 चीज़ें हुई हैं। तो दीदी इस समय जो है, और आने वाले आपको याद भी होगा कि पिछली बार 2019 में दीदी को प्रोजेक्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री पद के लिए भी, वो तो आपस में विवाद हो गया। तो इसलिए दीदी का मुकाबला जो है बहुत बड़ी दल से हैगा और इसलिए वो जाहिर है कि फोकस इसलिए हो रहा है कि पूरी बीजेपी, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और विधायक से सांसद तक पूरे इस समय केवल और केवल बंगाल में है। चुनाव तो तमिलनाडु में भी हो रहे हैं, असम में भी हो रहे हैं, पंडिचेरी में चुनाव हो रहे हैं, केरल में भी चुनाव हो रहे हैं। लेकिन वहाँ ना तो बीजेपी इतनी ताकत से लग रही है जितनी बंगाल में लग रही है। बंगाल में पूरी ताकत जो है बीजेपी ने छोड़ दी है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री। तो जाहिर है कि जहां इतना बड़ा फोकस होगा तो मीडिया में तो फोकस रहेगा। सर, इन चुनाव में कांग्रेस की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस एक तरफ जहां बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के साथ गठबंधन कर रही है, वहीं केरल में लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस में कई बड़े नेता जैसे आपके गुलाम नबी आज़ाद है, कपिल सिब्बल है, वो नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया तो उनको किनारे कर दिया। क्या कहेंगे इस पूरे चुनाव में कांग्रेस की भूमिका पर? क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की हालत पे बड़ा रोना आता है मुझे तो। और जैसे आपने जिक्र किया, ये 23 नेता जो हैं जिनको बिल्कुल हाशिए पे कर दिया गया और तमाम चीज़ें हुई हैं, अब इनको कहा गया कि ये बगावत कर रहे हैं। तो उन्होंने इसमें कपिल सिब्बल साहब ने कहा हम बगावत नहीं कर रहे हैं, हम डूबती हुई कांग्रेस को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में इस समय निर्णय लेने के लिए कोई भी पावरफुल नहीं है। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन वो बीमार चल रही हैं। राहुल गांधी केवल और केवल चुनाव में आपने देखा वो पुशअप मारते हैं, कसरत करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल है उनको, पार्टी की सेहत का ख्याल नहीं है। कांग्रेस में कोई डिसीजन पावर नहीं हो पा रहा है। इसलिए जिस तरह फैसले देखिए, एक ही जगह है दोस्ती है, दूसरे दुश्मनी है, ये कहीं आज तक राजनीति में नहीं हुआ है। तो कांग्रेस के बारे में तो मैं समझता हूँ स्थिति अभी ठीक नहीं है। और इसीलिए देखिए, जब साथ में मजबूत सामने कोई विपक्ष नहीं है, इसलिए जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी सही संकेत नहीं है। जी हाँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है कि मजबूत विपक्ष नहीं है। बात करते हैं कोरोना।
कोरोना के तीसरा चरण फिर से शुरू होना, कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में, कई राज्यों में लॉकडाउन हो। और आपको याद होगा यही वो मार्च है, 20 मार्च 22 मार्च 20 मार्च को प्रधानमंत्री आए थे, देश को संबोधित किया था, और 22 या 24 में, मुझे याद नहीं है डेट, लेकिन हमने थाली और ताली पूरे देश में बजती देखी थी। सर अब क्या कहेंगे, 1 साल हो रहा है, अब हम कहाँ पे खड़े हैं? देखिए, सवाल ये है कि जो कोरोना को लेके पहले जैसा भय तो नहीं है, क्योंकि अब वैक्सीन आ गई है। हालात थोड़े बिगड़ रहे हैं, वो हमारी लापरवाही से हैगा, लेकिन खुदा ना करे कि जो 2020 वाली स्थिति हमारे यहाँ कहीं पैदा हो। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लापरवाहियाँ हुई हैं, कुछ केसेस बढ़े हैं, और अभी भी वैक्सीन को लेके इतना लोग जागरूक नहीं हो रहे जितना होना चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से हालात सबसे ज़्यादा बिगड़े हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ इसका भी कोई आने वाले वक्त में हमें फिर एक बार खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अभी इसमें लापरवाही नहीं बरती जाए और पूरी तरीके का फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। हम ये अपने हाथ में, सरकार पे नहीं रहना चाहिए। अब वैक्सीन आ गई है, लेकिन इसको कोरोना को लेकर थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत अभी भी है। जी हाँ, कोरोना को लेकर बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन सर हम जिस तरह से हमने लॉकडाउन में देखा कि अर्थव्यवस्था हमारी एकदम चौपट हो गई थी, कामकाज सब कुछ बंद हो गया, नौकरियां चली गई, क्या वो उस तरह की स्थिति फिर से आ सकती है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह से स्थिति आई, क्योंकि टीका भी आ गया और वैक्सीन भी आ गई है, तो अब ऐसा तरह कुछ नहीं हो सकता है कि शायद वो स्थिति आ जाए, लेकिन सावधानी की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ जहाँ लापरवाही, अभी महाराष्ट्र में सबसे बुरे हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्थिति तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इसे बताया है कि लहर जो है थोड़ी खतरनाक हो सकती है। इसमें बस सिर्फ सावधानी की ज़रूरत है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत। जी हाँ, जैसे कि हमारे प्रधान संपादक जी ने कहा कि वो स्थिति अब नहीं आ सकती है क्योंकि कोरोना वैक्सीन आ गई है, लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरते जाने की बहुत ज़रूरत है। सर, उत्तर प्रदेश की स्थिति को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो सकती है? क्योंकि अगर हम बात करें आबादी के हिसाब से ये सबसे बड़ा राज्य है, घनत्व भी बहुत है, क्या उस उत्तर प्रदेश में कोई संभावना है? नहीं, देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले, आपको याद होगा कि कोरोना पे बहुत जल्दी काबू पाया था। महाराष्ट्र सबसे बुरी स्थिति में था और उत्तर प्रदेश पूरे, देखिए आप लॉकडाउन के दरमियान, उससे दरमियान में भी कभी भी देखिए इतने हालात ख़राब हमारे नहीं हो पाए, क्योंकि हमने शुरू से इसको बहुत प्रिकॉशन लेके चले थे। अभी भी देखिए माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास रहता है कि इस तरह से कोई लापरवाहियाँ ना हो। हालांकि देखिए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इस नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से और राज्यों की हालत है, हमारे उत्तर प्रदेश में स्थिति ऐसी नहीं हो सकती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की स्थिति महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान जैसी नहीं हो सकती, और उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के जो उपाय किए गए थे उसकी हर जगह तारीफ हुई थी। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए युग करवट न्यूज़, और इसके बाद आइए हमारी सहयोगी शोभा भारती से जाने गाजियाबाद और आसपास की प्रमुख खबरें। क्या कहेंगे सर, एक बार दर्शकों से थोड़ा सा अपील कर दें कि बस आपका बहुत सहयोग रहता है हमेशा, अखबार में भी और चैनल के माध्यम से, यही है कि ये आपकी आवाज़ बने और हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। अपना विश्वास बनाए रखिएगा। एक बार फिर हम लोग आपसे दोबारा मुखातिब होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, देखते रहिए युग करवट, अभी हमारी सहयोगी शोभा भारती के साथ युग करवट न्यूज़। धन्यवाद। मंगलवार को भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी रही। बैंक कर्मियों ने हड़ताल के दूसरे दिन गाजियाबाद के आरडीसी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने प्रदर्शन किया और जागरूकता रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। निजीकरण के विरोध में मंगलवार को दूसरे दिन भी बैंकों की हड़ताल रही। बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गाजियाबाद के राजनगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा पर प्रदर्शन किया और रैली निकालकर विरोध जताया। बैंक कर्मियों ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जमकर आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार एक के बाद एक सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपकर देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। मांग जो है ये जो है निजी तो सीतारमण जी ने 2 तारीख को बजट उसमें ये कहा था कि 2 का प्राइवेट करने जा रहे हैं, जो सरकार हमारा सिर्फ प्राइवेट सरकार हमारी जनता को बहुत ज़्यादा। प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मियों ने कहा कि सरकार से आम आदमी खासा त्रस्त है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है तो जीडीपी माइनस में चली गई है, राष्ट्रीय उपक्रमों में विनिवेश किया जा रहा है जिससे देश गर्त में चला जाएगा।
बैंक कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने कदम वापस नहीं लिए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की श्रम व मजदूर विरोधी नीतियों का भी विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद जिला मुख्यालय में एसएसपी कार्यालय पर मंगलवार को कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। हिंदू जागरण मंच ने जहां भोजन को दूषित करने वालों के खिलाफ प्रदेश में कड़े कानून बनाने की मांग की, तो वहीं कुछ संगठनों ने जिले का नाम बदलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को गाजियाबाद जिला मुख्यालय व एसएसपी कार्यालय पर कई संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा व निगम पार्षद प्रदीप चौहान के नेतृत्व में गाजियाबाद जिले का नाम बदले जाने को लेकर गाजियाबाद डीएम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया व जल्द ही जिले का नाम बदले जाने की मांग की गई। आज शासन द्वारा मनोनीत पार्षदगण का दल गाजियाबाद के नाम परिवर्तन के संबंध में समर्थन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि विधानसभा में साहिबाबाद क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सुनील शर्मा जी ने गाजियाबाद का पौराणिक नाम और इसका पुराना वैभव वापस दिलाने के लिए गजप्रस्थ नगर का प्रस्ताव रखा है। उसका हम सब समर्थन करते हैं। सभी पूरे पार्षद दल ने इसका समर्थन किया है। सभी पार्षदों ने अपनी तरफ से माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये बात कही। दूसरा प्रदर्शन हिंदू जागरण मंच मेरठ प्रांत ने भोजपुर के दौसा गांव में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले आरोपी युवक के खिलाफ रासुका लगाए जाने की मांग को लेकर किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रदेश में कड़े कानून बनाए जाने की भी मांग रखी। मेरठ में कुछ दिन पहले ही जानकारी हुई थी, एक थूक लगाकर रोटी उसमें रहा था, तो वो प्रकरण पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। तो मेरठ में उसको पकड़ा गया है और कल उस पर रासुका लगी है। ठीक उसी प्रकार का एक कृत्य जो है वो गाजियाबाद के अंदर करा गया है। इसमें जितने भी हिंदू शादी में सभी में थूक लगाकर वही उसी तरह से ये प्रकरण दोहराया गया है, जो हमारी हिंदू भावनाओं को आहत करता है और हिंदू जागरण मंच इसका विरोध करता है। और ऐसे जिन्होंने अपराध के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसा कानून बनाए, सख्त कानून बनाए, जिस तरह से इन जिहादियों की जो ये मानसिकता है ये परिवर्तित हो और जल्दी से जल्दी इन पर रासुका लगे और इनका बहिष्कार करें। AIMIM ने भाजपा नेता वसीम रिजवी के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेता द्वारा कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकाले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका पर कड़ा विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुरान शरीफ बेहद पाक किताब है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वसीम रिजवी हिंदू मुस्लिमों में भेदभाव फैलाना चाहता है। AIMIM ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा खारिज नहीं किया तो देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वसीम रिजवी ने जो हमारे कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ कुछ आयतें उसमें से निकालने के लिए कहा है कोर्ट से, तो हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि कुरान शरीफ जो है वो आसमानी किताब है, वो अल्लाह ताला की किताब है, उसमें कोई संशोधन होना नहीं है। जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। हम लोग इसके खिलाफ हैं, हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इसके खिलाफ हैं। हम गवर्नमेंट से ये आशा करते हैं कि उसको तुरंत गिरफ्तार करके और ज़्यादा बड़ी से बड़ी सज़ा देने का काम करें। और मेरी मांग ये है कि उसको फांसी देने का काम करें, क्योंकि जो दुनिया के अंदर या हमारे देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम करता है, ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। वहीं SSP कार्यालय पर मसूरी क्षेत्र के निवासियों ने प्रदर्शन कर आरोप लगाया है कि फल विक्रेता के अपहरण मामले में स्थानीय पुलिस लापरवाही बरत रही है। अपराध दानिश के भाई वसीम ने आरोप लगाया है कि 7 मार्च को सुबह जिस समय दानिश फल बेच रहा था, तभी थाना धौलाना निवासी नाजिश डासना निवासी अब्दुल्ला के साथ वहां पर पहुंचा। इसके बाद दोनों दानिश को अगवा करके ले गए, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। अपहरण की रिपोर्ट 8 मार्च को करवाई गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 तारीख में काम पर गए तो वो 10 बजे 11 बजे उनके पास फ़ोन आया था। उसके बाद उनका पता नहीं है, देर तक फ़ोन चालू रहा, उसके बाद में स्विच ऑफ हो गया। सब जगह ढूंढ लिया, 8 तारीख में रिपोर्ट करी, पुलिस ने कोई कार्रवाई न करी। अभी तक उनको ना तो जिंदगी पता लग रही, ना मरे हुए की पता लग रही। अब जहाँ भी है हमारा आदमी चाहिए और शाम तक ही चाहिए। आज आपके कौन है वो? पति है। इसका शौहर?
कोई पता ना दिया। ठेले पे से बुला के ले गए, सब कुछ कर दिया उसके साथ, वरना उन लोगों ने हमें कोई पता नहीं दिया। हम लूटने बटोरने में रहे, हमारे बच्चे का हाथ तलक कोई पता नहीं है। सब पब्लिक ढूंढ रही है, उन्होंने पुलिस ने कोई गौर सुनवाई नहीं करी थाने में। और भगाते हैं, जो हम जाते हैं तो नहीं भाई जाओ घर को, हमें भगा दिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनकी कोई मार पीट हुई। उन्हें तसल्ली से बिठा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। कल तो हंस रहे हैं। सभी संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मांगों के निस्तारण की मांग की। दिन भर जिला मुख्यालय में विभिन्न संगठन धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को गाजियाबाद में स्टंट करती 2 लड़कियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक लड़की दूसरी लड़की को अपने कंधे पर बैठाकर सड़क पर बुलेट दौड़ाती दिख रही थी। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही गाजियाबाद यातायात विभाग ने बाइक के नंबर से उसे ट्रेस कर 11,000 रुपये का ई चालान काटकर भेज दिया। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ। वहीं नोएडा से भी एक स्टंटबाज युवक का वीडियो वायरल हुआ। बुलेट बाइक पर स्टंटबाजी के मंगलवार को गाजियाबाद और नोएडा से 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। गाजियाबाद में बुलेट पर 2 लड़कियां स्टंट करती दिख रही हैं, जिसमें एक लड़की बाइक चला रही है तो दूसरी लड़की उसके कंधे पर बैठी है। दोनों ही लड़कियां बिना हेलमेट के सड़क पर यह स्टंट करती दिख रही हैं, लेकिन यह स्टंटबाजी करना लड़कियों को भारी पड़ गया। स्टंट करते ही लड़कियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्टंटबाजी का यह वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने स्टंट दिखाने वाली लड़की का 11,000 रुपये का ई चालान काटकर भेज दिया। इस चालान में हेलमेट से लेकर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए गाजियाबाद यातायात विभाग ने कार्रवाई की है। बुलेट पर 2 लड़कियों द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस बुलेट का ई चालान करके 11,000 का जुर्माना किया गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद स्टंटबाज लड़की का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह 3 लड़कियों के साथ बुलेट चलाती दिख रही है और बीच बीच में हाथ छोड़कर बाइक चला रही है। पुलिस ने इस वीडियो को अभी संज्ञान लिया है। वहीं गाजियाबाद के अलावा नोएडा में भी एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवक बाइक पर स्टंट करते दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दिल्ली के पश्चिम बिहार में रोड रेज के एक मामूली विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या का वीडियो वायरल हो रहा है। उद्योग विहार मेट्रो स्टेशन के पास दोनों गंभीर घायल अवस्था में पड़े हुए मिले थे। पुलिस ने अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। दिल्ली के पश्चिम विहार थाना क्षेत्र से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक सवार 2 शख्स स्कूटी पर सवार 2 लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों आरोपी स्कूटी सवार लोगों पर चाकू से तब तक ताबड़तोड़ वार करते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। दिल्ली पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की वजह रोड रेस बता रही है। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 16 मार्च को पीसीआर कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि उद्योग विहार मेट्रो स्टेशन पर 2 लोग खून से लथपथ पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान शिवराम पार्क निवासी 23 वर्षीय रोहित अग्रवाल और बेगूसराय निवासी 20 वर्षीय घनश्याम के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों में 19 वर्षीय प्रदीप कोहली, जो दिल्ली के जवाला हेड़ी का रहने वाला है,
और दूसरा आरोपी नाबालिग है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि झगड़ा बाइक टच होने को लेकर हुआ था, जिसके बाद उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ पूरे देश में मुस्लिम समाज का गुस्सा जोर पकड़ रहा है। गाजियाबाद में भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुरादाबाद में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने रिजवी का सिर कलम करने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसी वजह से उनके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। गाजियाबाद के लोगों ने भी रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का सिर कलम करने वालों के लिए 11 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। इस इनाम की घोषणा करने वाले मुरादाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन जाफरी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जाफरी का कहना है कि वह अपने बयान पर अडिग है। दर्ज मुकदमे के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की है। इसके बाद से ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुरादाबाद में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन जाफरी ने उनका सिर कलम करने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। शैतान वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों के बारे में कुरान मजीद की सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैंने ऐलान किया है कि जो उस शैतान का सिर काट के लेके आएगा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद को बेच दूंगा और उसको वो इनाम दूंगा। वहीं वसीम जाफरी के बयान पर गाजियाबाद के मुस्लिम समाज ने भी घोर आपत्ति जताई है। लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता वसीम रिजवी द्वारा कुरान शरीफ की कुछ लाइनों में बदलाव के लेकर के न्यायालय में एक याचिका डाली गई। हम वसीम रिजवी की इस गंदी, घटिया और सड़ी गली मानसिकता का घोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वसीम रिजवी के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इतनी गंदी और गलीच मानसिकता का व्यक्ति किसी भी तरीके के धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म के, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबिल हो, किसी भी के भी धार्मिक ग्रंथ में किसी भी श्लोक, किसी भी आयत, किसी भी लाइन में बदलाव के लिए इतनी हिम्मत ना जुटा सके। वसीम रिजवी ने जो ये याचिका दायर की है, इसकी हम कड़ी तौर पे निंदा करते हैं और सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमें लगता है कि इन्होंने कुरान को खुद ही नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर ये कुरान को पढ़ के उसका सही मतलब जानते तो इस तरीके का कदम बिल्कुल भी नहीं उठाते। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिजवी को एक नोटिस भेजा है, जिसमें 21 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी और सीओ के बीच तू मैमे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सपा विधायक इरफान सोलंकी का नाम पहले भी कई विवादों में आ चुका है। विक्रू कांड के मुख्य आरोपी का हथियार लाइसेंस बनाने में भी इरफान सोलंकी का नाम आया था। तो भी सम्मानित है, लेकिन आप बड़े भाई हैं, बात करने का तरीका, बात करने का लहजा वो कायदे का होना चाहिए। अरे भाई आप नहीं सुन पाए, अरे आप नहीं सुन पाए, आप नहीं सुन पाए सीओ साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरे भाई हमेशा सम्मानित है। आप एक विधायक नहीं, काम आदमी अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतना मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट। विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।